हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणों के बारे में, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमारा आज का सेकंड पार्ट है। इसके पहले प्रीवियस पार्ट में हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के प्रयोगशाला विधि तथा औद्योगिक विधि के बारे में डिटेल से जाना। इसके साथ साथ हमने सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुणों के बारे में भी चर्चा की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणों के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के अपचायक प्रवृत्ति के बारे में। तो नम सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक की तरह व्यवहार करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों है। तो इसका कारण ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नमी से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, जो कि पुनः जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नवजात हाइड्रोजन बनाता है। तो आइए इस पॉइंट को हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, ताकि ये बातें हमारे दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की नमी से यानी कि जल से क्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, यानी कि H2SO3 बनता है। अब ये जो सल्फ्यूरस अम्ल बना है, ये वापस जल से क्रिया करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, तथा इसके साथ साथ आपको नवजात हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है। तो ये जो नवजात हाइड्रोजन है, ये किसी भी पदार्थ के साथ जुड़कर उसका अपचयन करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यह अपचायक की तरह व्यवहार करता है। तो ये कब अपचायक की तरह व्यवहार करता है? जब ये जल से अभिक्रिया करता है। तो यदि बात करें हम अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया सिंपल है। आपने ऊपर वाला रिएक्शन जरूर देखा होगा, सल्फ्यूरस अम्ल कैसे बनता है। तो ये जो नीचे की तरफ अभिक्रिया है, जिसमें सल्फ्यूरस अम्ल जल से अभिक्रिया करता है, तो एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जैसे H2SO4 बनता है, और जो दो हाइड्रोजन थे वो नवजात हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो आइए सल्फर डाइऑक्साइड के अपचायक प्रवृत्ति को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तो उदाहरणों के द्वारा अगर हम समझेंगे तो हमें अच्छी तरह से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है Fe3+ का Fe2+ में अपचयन। तो जब हम Fe3+ का नम सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम नम सल्फर डाइऑक्साइड की हम फेरिक, Fe3+ है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेरिक को Fe2 में अपचयित कर देता है। तो इस अभिक्रिया के लिए रिएक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2Fe3 है, SO2 और जल है। तो अभिक्रिया के पश्चात 2Fe2 पॉजिटिव मिलता है और सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन भी प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Fe3 की जो ऑक्सीकरण संख्या है +3, और अभिक्रिया के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गया +2, अर्थात आयरन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो यहाँ पर आएगा -4 और यहाँ पर आएगा -6। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, खुद अपना ऑक्सीकरण किया और Fe3+ का अपचयन किया। तो अपचायक पदार्थ वही पदार्थ कहलाते हैं जो अपना खुद ऑक्सीकरण करते हैं और दूसरों का अपचयन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वास्तव में यह अभिक्रिया कैसे हुई, और आप इजीली इसको समझ सकते हैं और आपको याद करना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपके दिमाग में यह रिएक्शन सेट हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कैसे हुई? तो होता क्या है कि जो नर्म सल्फर डाइऑक्साइड है, वो पहले जल से क्रिया करता है और सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, यानी कि H2SO3 बनाता है। अब ये जो H2SO3 है, वापस जल से क्रिया करता है, बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नवजात हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। तो ये जो नवजात हाइड्रोजन है, यहाँ पर फेरिक से अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर हमने फेरिक आयन के रूप में लिया था, यहाँ पर यौगिक के रूप में लिया है। तो यहाँ पर हमने फेरिक सल्फेट लिया है, जिसका फार्मूला है Fe2SO4 का होल ट्वाइस। यह नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद तो ये जो नवजात हाइड्रोजन है, तो ये जो नवजात हाइड्रोजन है सल्फेट से क्रिया करेगा, यानी कि एक सल्फेट से क्रिया करेगा और बना देगा H2SO4। और जो बचे हुए जो सल्फेट हैं, यानी कि 2 सल्फेट बच गया है, ये फेरिक आयन से अभिक्रिया करके बनाएगा FeSO4, यानी कि फेरस सल्फेट के 2 अणु बनाएगा। तो वास्तव में देखा जाए, ऊपर वाली जो अभिक्रिया होती है वो 3 स्टेप में होती है। तो ओवरऑल सभी रिएक्शन को हम जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें ऊपर वाला रिएक्शन प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें बाएं तरफ और दाएं तरफ सेम है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में सेम है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन आप देख सकते हैं बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ है वो कट हो जाएगा, और जो सल्फ्यूरस अम्ल है ये भी कट हो जाएगा। तो जब हम इन्हें कट कर देते हैं और बचे हुए जो यौगिक है यानी कि जो अणु है उनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा नीचे की तरफ अभिकारक की तरफ आपको मिलेगा फेरिक सल्फेट SO2 और 2H2O, और उत्पाद की तरफ बनेगा फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप चाहे तो ऊपर वाले रिएक्शन को याद कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन दिया हुआ है। नीचे वाले रिएक्शन को भी याद कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो आयनिक रूप है, जबकि नीचे वाला जो रिएक्शन है वो आणविक रूप है। तो आप दोनों रिएक्शन को याद कर सकते हैं, आपको जो भी सिंपल लगे। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा रिएक्शन सिंपल लग रहा है, आयनिक या फिर आणविक वाला। आप में से जिन स्टूडेंट को आयनिक रूप में रिएक्शन बदलने नहीं आता, मैं उन्हें आयनिक रूप में बदलना सिखा देता हूँ, कैसे आयनिक रूप में बदलते हैं। तो जो नीचे वाला रिएक्शन है जो कि आणविक रूप में है, आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे आयनिक रूप में बदल सकते हैं। तो इसमें जितने भी आयनिक यौगिक हैं उन्हें हम उनके आयनों में तोड़ देते हैं। तो यदि हम फेरिक सल्फेट को उनके आयनों में तोड़ें तो देखेंगे कि जो Fe2 है तो ये 2Fe3 प्लस के रूप में लिखा जाएगा, और जो सल्फेट आयन है इसके नीचे 3 है तो 3SO4 2 नेगेटिव चार्ज के रूप में लिखा जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और जल आयनिक रूप नहीं है, जबकि यहाँ पर फेरस सल्फेट है तो 2Fe हो जाएगा प्लस, और सल्फेट आयन के रूप में हो जाएगा। वहीं H2SO4 भी आयनिक रूप है, तो बाहर 2 है इसलिए आगे बाहर 2 लिखेंगे, और H2 है इसलिए 2H प्लस आयन लिखेंगे और सल्फेट आयन के रूप में लिखेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर भी 2 है, ठीक है, और अंदर भी 2 है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2H प्लस आयन है तो उसे हम 4H प्लस आयन में बदल देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अभिक्रिया के बाएं तरफ 3 सल्फेट आयन है और दाएं तरफ 4 है, तो 4 में से 3 कैंसिल कर देंगे, सिर्फ एक दाएं तरफ बच जाएगा। अब बचे हुए जितने भी चीज़ें हम उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2Fe3 प्लस बच गया, SO2 बच गया और 2H2O बच गया। यहाँ पे 2Fe2 प्लस बच गया, और यहाँ पर एक सल्फेट बच गया, और 4H प्लस आयन बच गया। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो आणविक रिएक्शन है उसे हमने आयन के रूप में बदला है, और ये आयनिक रूप में ही आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं, दोनों रिएक्शन सही हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और एक दूसरी अभिक्रिया को, या फिर हम कह सकते हैं एक दूसरे उदाहरण को देख सकते हैं। तो नम सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को रंगहीन कर देता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जब यह नम सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो उसे रंगहीन कर देता है। तो इसके लिए अभिक्रिया देख सकते हैं, यहाँ पर परमैंगनेट आयन है जो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि नम सल्फर डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करता है, और मैग्नीज आयन और सल्फेट आयन तथा H प्लस आयन में बदल देता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो मैग्नेट आयन है ये बैंगनी रंग का है, और जो मैग्नीज है यह रंगहीन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ पोटेशियम परमैंगनेट या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके बैंगनी रंग को उड़ाकर उसे रंगहीन कर देता है। परंतु यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर हमने अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट आयन लिया है। तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिया है, मैं एक एक शब्द एक एक टॉपिक को डिटेल से समझाऊंगा ताकि हर एक बात आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इस अभिक्रिया की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यह अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड की पहचान या फिर हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के परीक्षण में की जाती है। तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में यानी कि जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैंगनी रंग है वो क्या होता है, उड़ जाता है, और वह विलयन रंगहीन हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे यह अभिक्रिया होती है और कैसे यह बैंगनी रंग उड़कर रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी कि अम्लीय माध्यम में जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्यों होता है, आइए अब देखते हैं। क्योंकि अम्लीय विलयन में पोटेशियम परमैंगनेट अम्ल से अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है। तो आइए अभिक्रिया को देखें। तो यहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया है और अम्ल के रूप में H2SO4 लिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि नवजात ऑक्सीजन बना हुआ है। तो आइए इस अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पोटेशियम है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो पोटेशियम क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद बनाएगा K2SO4। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नीज है, यह भी हाइड्रोजन से ऊपर है। तो मैग्नीज भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के हटाकर सल्फेट के साथ जुड़ेगा और बनाएगा MnSO4।
और बाकी बचा जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो आपस में क्रिया करके यहाँ पर बना दिए जल। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अधिक है तो यहाँ के कुछ ऑक्सीजन निर्माण करेंगे नवजात ऑक्सीजन का। क्योंकि यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, अब यह नवजात ऑक्सीजन अन्य पदार्थों के साथ जुड़कर उसका ऑक्सीकरण करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो नम सल्फर डाइऑक्साइड है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीकृत करता है तथा स्वयं नम सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा अपचयित हो जाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो दूसरों को अपचयित करता है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है दूसरों का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का गुण है दूसरों को ऑक्सीकृत करना और खुद अपचयित हो जाना, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का गुण है दूसरों को अपचयित करना और खुद ऑक्सीकृत हो जाना। तो जब दोनों का गुण यही है, मतलब दोनों आपस में उल्टा क्रिया करते हैं, तो यह अभिक्रिया जाहिर सी बात आसानी से होगा। तो ऊपर की ओर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय ऑक्सीकारक गुणों को लिख लिया और नीचे सल्फर डाइऑक्साइड के अपचायक गुणों को लिख लिया। तो नीचे की तरफ जो सल्फर डाइऑक्साइड है जल के साथ अभिक्रिया करता है, और ऊपर जो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है वह भी इसमें अभिक्रिया करेगा, यानी कि यह सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करेगा और इस अभिक्रिया से बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा H2SO4। तो इस तरह से यह अभिक्रिया हुई। तो यहाँ पर अभिक्रिया में देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक नवजात ऑक्सीजन है जबकि ऊपर की ओर 5 नवजात ऑक्सीजन है। तो इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए, यानी कि जोड़ने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। तो इसमें जब 5 का गुणा किए तो यहाँ पर हो गया 5SO2, 5H2O, 5 नवजात ऑक्सीजन और 5 H2SO4। तो ऊपर वाले अभिक्रिया में कोई गुणा नहीं करें, इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो इन दोनों अभिक्रियाओं में जो अभिकारक और उत्पाद की तरफ समान है उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं नवजात ऑक्सीजन इधर भी है और इधर भी है, इसे कैंसिल कर लेंगे। अभिक्रिया के दाएं तरफ आप देख सकते हैं कि 3H2SO4 है और दाएं तरफ 5H2SO4 है। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो आपको 2H2SO4 दाएं तरफ मिल जाएगा। उसी तरफ बाएं तरफ 5H2 है और दाएं तरफ 3H2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और आपको बाएं तरफ 2H2 मिलेगा। तो अभिक्रिया को जोड़ते हैं तो 2KMnO4 5SO2, यहाँ पर मैंने बताया कि 5H2 है, यहाँ पे 3H2 है, तो यहाँ पर हम इसको घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 2H2O। ठीक है, आते हैं अभिक्रिया के दाएं तरफ तो यहाँ पे है K2SO4, यहाँ पर बचा हुआ है MnSO4। ठीक है, फिर यहाँ पर 5H2SO4 से मैंने बताया था 3H2SO4 घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2H2SO4। बाकी यहाँ पर जो 3H2O है हमने 5H2O से घटाकर यहाँ पर 2H2O लिख दिया था। तो ओवरऑल आपको ये रिएक्शन प्राप्त हो गया। आप चाहे तो इसे आयनिक रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि पीछे हमने देखा था आयनिक रूप में, और आपको NCERT बुक में आयनिक रूप में ही मिलेगा। तो आप दोनों अभिक्रिया लिख सकते हैं, आपको जो सिंपल लगता हो। वैसे ही यह अभिक्रिया याद करना सिंपल है। तो आइए पीछे हमने जो बारे में पढ़ा था, यानी कि जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट का नर्म सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसका जो बैंगनी रंग है वो उड़ जाता है और रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो नम सल्फर डाइऑक्साइड है वो पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग को रंगहीन कर दिया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी और रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।